के शो में। बारिश की तबाहकारियां और नुकसानात मामूलाते जिंदगी ताहाल बहाल ना हो सके। घरों में पानी दाखिल होने से शहरियों की करोड़ों रुपए की अमलाक तबाह। पोश इलाकों के शहरी इंतजामिया से सख्त मायूस। वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से कराची को बेहतर बनाने के दावे। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। शहर कराची 5वें रोज़ भी मामूलाती ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सके। बहुत से इलाकों में लाइट्स नहीं, जहाँ शहरियों के करोड़ रुपए की अमलाक मुतासर हुई हैं। गरीब शहरियों का फर्नीचर, उनकी जमा पूंजी, जो उनके असासे थे, अमलाक को करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। छोटे कारोबार करने वालों को नुकसान हुआ है और हम चारों तरफ देखें तो तबाही के मंजर है। इस सूरत हाल में जहाँ मुसलसल हुकूमतों की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, इन दावों की हकीकत क्या है इसको बेनकाब तो करेंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि पूरे शहर में एक मसला जिसको बार बार रेस किया जाता है, कहा यह जाता है कि शहर में इख्तियारात का मसला है। मेयर साहब कहते हैं इख्तियारात नहीं है, सिंध हुकूमत कहती है हमने इख्तियारात दे दिए हैं। या दूसरा मसला जिसका सवाल उठाया जाता है वो फंडिंग का है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, वफाक हमें पैसे नहीं दे रहा, या हमें हमारे जो सोर्स ऑफ जो पूल है NFC का उस हिसाब से हमें पैसे नहीं मिल रहा है। ये बातें हम पूरे शहर के लिए सुनते हैं कि ये जी ये इलाका कैंटोनमेंट का है तो ये इसका है, हमारे पास इधर के इख्तियारात नहीं है, इधर हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन ये इलाका जहाँ पर ये एहतजाज हो रहा है आज, ये तो वो इलाका है जहाँ ना इख्तियारात का मसला है और ना फंडिंग का मसला है। हम बात कर रहे हैं DHA की, क्लिफ्टन की, जहाँ CBC के दफ्तर के बाहर भी आज क्या हो रहा था। जब CEO CBC को रिजाइन करने का मुतालबा हो रहा था, वहाँ के शहरी भी 5 मुतासिर हैं। वहाँ क्या हो रहा है ये आपको दिखा इसलिए रहे कि हो तो रहा है, एक शहरी है कराची के, लेकिन ये वो इलाका है जहाँ पर ना इख्तियारात का मसला है ना फंडिंग का मसला है। वहाँ क्या हो रहा था ये जरा सुनते हैं। यहाँ तो आप पैसे भी टैक्स जो इस पर है दिया जाता है, मेंटेनेंस चार्जेस अलग दिए जाते हैं। यहाँ पे ना कोई बज़ार इख्तियार का समय का कोई मसला नहीं है। वफाकी हुकूमत की तरफ से भी आज इजलास हुआ है। इस इजलास के अंदर कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से कुछ जिक्र हुआ। वज़ीर आज़म के ज़रिए सदर इजलास में कुछ स्टेक होल्डर्स थे, इनकी मुशावरत से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को हतमी शक्ल देने की हिदायत की गई। वज़ीर साहब की तरफ से कहा गया कि वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर साहब की जानिब से ये प्लान जो है मुरतब किया गया, जिसकी ब्रीफिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दी गई। इस प्लान में पानी, सीवरेज, नालों की सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। इजलास में चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट यानी NDMA के जो चेयरमैन थे और गवर्नर सिंध भी शरीक हुए। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कहा गया जी कि माशी हब है इस वक्त शहर कराची और इसकी तरक्याती ज़रूरत को मद्देनज़र रखकर तश्कील दिया गया है। बहुत अच्छी बात, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान आ गया है। इससे पहले कि हम इन मसाइल पर मज़ीद जाएँ, हमने ये देखा है कि वफाकी हुकूमत जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका सब में ज़्यादा मैंडेट है शहर कराची से, सब में ज़्यादा MNAs MPAs हैं, बिलखुसूस ये इलाका जहाँ एहतजाज हो रहा था, ये 2013 में भी PTI को वोट देता रहा। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो सदर पाकिस्तान है, वो तो PTI की ओवरऑल क़यादत यहाँ पर हम शहरियों को बार बार इनोवेटिव प्लान्स कराची के मसाइल के हवाले से देती रही है। वो कराची में गार्बेज से बिजली पैदा करके पानी लाने का मंसूबा हो, या उस गार्बेज से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में फ़ायदेमंद देने का मंसूबा हो, या डीसैलिनेशन प्लांट्स का मंसूबा हो, 1 साल में डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाने का मंसूबा हो। ये इनोवेटिव आइडियाज़ और प्लान्स तो बहुत सुने हमने इस वक्त। लेट्स हियर दिस के डॉक्टर आरिफ अलवी साहब 2018 में, जुलाई 2018 में, जो सदर पाकिस्तान, ऑनरेबल सदर पाकिस्तान है, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि जिस प्लान की वो बात कर रहे थे बतौर सदर वो इस पर अमल दरामद कराएं। क्या कहते थे? लेट्स हियर दिस। कराची के पानी के मसले के ऊपर इनको हल करने के लिए लेट्स हियर दिस। इस गार्बेज से 200 मेगावाट एनर्जी बन सकती है। 200 मेगावाट, इसका मतलब इससे 200 मिलियन गैलन पर डे पानी बन सकता है। यहाँ 300 मिलियन गैलन्स पर डे के प्रोग्रेसिवली डिसैलिनेशन प्लांट 4 लग सकते हैं। इनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इनकी वाटर चैनल्स मौजूद हैं, जिससे ये आजकल समंदर का पानी लेते हैं अपने जनरेटर्स को ठंडा करने के लिए और समंदर के अंदर 1 डिग्री हाई टेम्परेचर में डालते हैं। तो जैसे गाड़ियों के अंदर टर्बो
सिस्टम होता है कि गाड़ी की हॉट गैस को इस्तेमाल करके मजीद एनर्जी प्रोड्यूस करें, तो यहाँ पर डिसैलिनेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर सारा मौजूद है। चैनल समंदर से आ रही है और समंदर के अंदर ड्रेन हो रही है, लिहाजा द बेस्ट प्लेस टू सेट अप प्रोग्रेसिव डिसैलिनेशन प्लांट्स जो है वो हबको के साथ है, और जहाँ पर 1200 मिलियन गैलन जो कराची की ज़रूरियात 2025 तक मीट करेगा या 2030 तक मीट करेगा, वो लग सकता है। इन प्लान्स के मुताबिक तो कराची का पानी का मसला भी अब तक हल हो जाना चाहिए था। कराची में कचरे से बिजली पैदा हो जानी शुरू हो जानी थी, पानी भी आ जाता, इंडस्ट्रियल मसाइल भी हल हो जाने थे। लेकिन एक और प्लान है वफाकी हुकूमत, हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि अब अमल दरामद होगा। लेकिन शहर कराची में वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत या मुकामी हुकूमत कुछ करे या ना करे, यहाँ पर बहुत सी इस वक्त हमने तंजीमें NGOs देखी जो हमें सड़कों पर मुसलसल नजर आई। हम बात कर लें सैलानी की, हम बात कर लें अलखिदमत की, हम बात करें JDC की, हम बात करें इस वक्त मुख्तलिफ और तंजीमों की जो सड़कों पर मुसलसल इन मुश्किलात के दौरान नजर आई। यहाँ कोई रेस्क्यू सिस्टम तो है नहीं सूबाई सिंध हुकूमत का, तो ये तंजीमें नजर आई। इनसे पूछते हैं, हमारे साथ JDC के सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं, इस वक्त मारूफ शख्सियत भी हैं, JDC ज़फ़र अब्बास साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। ज़फ़र अब्बास साहब, 5 दिन हो गए, हमने ये तो हाल देखा DHA का, अभी सुरजानी का हाल है, नया नाज़ाबाद का हाल है। क्या मामूलात ज़िंदगी बहाल हुए हैं? क्योंकि आप तो खुद सड़कों पर हैं, क्या सूरत हाल है ज़फ़र अब्बास साहब आपकी नज़रों में? देखें, जो इलाके इस वक्त तक भी डूबे हुए हैं उसके अंदर सिर्फ DHA नया नाज़माबाद नहीं है, उसके अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा किताबों का बाजार उर्दू बाजार है, जिसके अंदर करोड़ों रुपए का लोगों का सामान तबाह बर्बाद हो गया, लोगों की किताबें तबाह हो गई, कापियां तबाह हो गई, स्टेशनरी तबाह हो गई, और इस वक्त भी वहां पर घुटनों घुटनों पानी और कीचड़ खड़ा है। अच्छा, बात यह है कि कोई शख्स भी आज के वक्त में भी ऑन करने को और किसकी वजह से ये हुआ उसको किसी एक शख्स को जिम्मेदारी नहीं दी गई। जब तक जिम्मेदारों को उनके ओहदों से बरतरफ नहीं किया जाएगा ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि हर शख्स को पता है कि जो भी फंड आए, जिस काम पर भी आए, उसको खा जाइए, और खाने के बाद शहरियों ने जिल्लत उठानी। 6 दिन मोबाइल फोन बंद रहे, कौन सी कंपनी ने कह दिया कि भाई आप लोगों ने जो अपने मोबाइलों में पैसे लगाए हुए थे, एक महीने वाले कार्ड लोड किए हुए थे, वो 6 दिन का पैसा तो कट गया, वापस करो। उनको पता है इन लोगों को कुछ भी कर दो, इनके कोई भी हुकूक सल्ब कर लो, चाहे वो मोबाइल फोन कंपनियां हो, चाहे और दीगर प्राइवेट माफिया जिनके हवाले शेयर को किया हुआ है। आपको नहीं मालूम कि खारदर में 6 दिन से लाइट नहीं थी, कुछ इलाके में कल आई है, डिफरेंस का क्या हाल है किसको नहीं मालूम। मतलब आप किस जगह की बात करेंगे, आप मुझे बताइए, मैं कहां से शुरू करूं? मैं सादी टाउन से शुरू करूं, मैं लियारी से शुरू करूं, मैं कहां से शुरू करूं? जहां से आप बोलेंगे वहां से शुरू करूंगा। भाई मसला ये है, जितने भी नाले हैं, जितनी गटर लाइनें हैं, जो भी शाराएं हैं, सबका तो बेड़ा करके, लेकिन यहाँ सियासत सिर्फ और सिर्फ शारे फैसल पे रखे हो रही है कि जितनी भी बारिश हो जाए आप शारे फैसल के इस कोने से उस कोने तक सफर कीजिए, एक ट्वीट कर दीजिए, 4 वीडियोस डाल दे, उसके बाद लोग नीचे जो लोग लिख रहे हैं उसको नहीं पढ़िएगा, पूरा पाकिस्तान जो उसके नीचे कमेंट्स कर रहा है उसको नहीं पढ़िएगा, आप उसको देख के सारे आपस में बैठ के एंजॉय करें, हाँ हमने कराची वालों का कैसा मजाक उड़ाया। ये हो रहा है जुल्म कराची के साथ। और ज़फ़र साहब, जो आपको रेस्क्यू कामों में आपको जो मुश्किलात हुई, यानी आपकी जो टीम्स हैं उनको मुश्किलात हुई, वो क्योंकि तो अनप्रेसिडेंटेड भी हुआ है, पहले नहीं हुई ऐसी बारिशें, वो क्या मुश्किलात का सामना रहा? जो देखें इस वक्त जो देखें, एक तो ये था कि लाइटें चूंकि बंद थी तो इसलिए करंट वाले खतरे से बचे रहे, लोग तो अजियत में रहे लाइट बंद होने की वजह से, लेकिन हमारे रेस्क्यू के वर्कर जो थे वो इस खतरे से बचे, लेकिन गटर खुले हुए थे। अब बात ये कि जिन आबादियों में लोग गटरों में गिरे हैं उनकी लाशें नालों में, नदियों में 20-20 किलोमीटर दूर से मिली। बात ये कि अगर हमारा कोई रेस्क्यू रजाकार उस गटर में, उस नाले में चला जाए तो हम क्या करेंगे? अब उसके लिए हमने सारी बेल्टें खरीदी, उन बेल्टों को रस्सों के साथ कनेक्ट किया, ये रस्से का एक सिरा एक कोने पे, दूसरा सिरा दूसरे कोने पे, तमाम रजाकार एक दूसरे से विसिल के जरिए कनेक्ट रहते थे, क्योंकि लाजमी बात है अगर आप किसी इलाके में 25 देर खाना लेकर गए हैं तो वो गाड़ियां गलियों में नहीं लग सकती, पानी इतना ज्यादा है, खाना ट्रकों के जरिए जा रहा था, बड़े बड़े ट्रक जो हमारे उनको चला रहे थे, उनके अंदर से खाना पैक करके एक एक लगा 2-2 4-4 थैले उठाया हुआ था। किसी घर में 3 मंजिला था, किसी घर में 2 मंजिल थे, किसी घर में 1 मंजिल था। जब ग्राउंड फ्लोर पे पानी खड़ा हुआ है, फैमिलियां ऊपर महसूर है, तो उनको खाना कैसे पहुंचाएंगे आप? तो यही जरिया है कि थैलों में कर करके रस्सों के जरिए एक दूसरे को बांध के वहां तक पहुंचाया गया। बात यह है, मैं इससे पहले भी एक प्रोग्राम में बोल चुका हूं, अगर आप रेगिस्तान में रहते हैं, रेगिस्तान में, और वहां बारिश हो जाए तो जो मुश्किलात आप वहां झेलेंगे उससे ज्यादा मुश्किलात आप कराची में झेल रहे हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दिया इन जालिम हुक्मरानों ने। पानी उस वक्त बैठेगा जब नाले खाली होंगे, नाले कोई भी कवर्ड नहीं है शहर के अंदर,
गलियां स्लम एरियाज में कचरा उठाने का सिस्टम नहीं है, जो जहां रहता है वहीं से उठा के कचरा नाले में फेंक देता है। जो ट्रक आपके यहाँ से कचरा उठाते हैं उनको पता है वो यहाँ से क्यों जाएंगे भाई शहर से बाहर कचरा फेंकने, वो कहीं मौका देके किसी एक नाले में पलट देते हैं कचरा, या नाले के बाहर बारिश होती है पूरे शहर का कचरा नाले में आता है। आप कोई भी नाला साफ करें कराची का, मैं आपको दिखाऊंगा तीसरे दिन उतना ही कचरा उस नाले के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के हुक्मरानों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एक हुक्मरान दूसरे को देखता है, वो कहता है यार तुमने इतनी जल्दी कैसे इतना बड़ा घर बना लिया, मैंने क्यों नहीं बनाया? तो वो कहता है तुम गलती कर रहे हो ना, तुम थोड़ा बहुत भी क्यों लगा रहे हो, तुम भी अपने बच्चों को सोचो, अब पता नहीं आइंदा जिंदगी में कभी दोबारा हम बन पाए, सौदे पे आ पाए ना आ पाए। तो भाई यहाँ तो ये काम हो रहा है। अब जब लोग घरों से निकलना शुरू हुए तो अब लोगों को समझ जाना चाहिए, अगर पूरा कराची घरों से बाहर आ गया तो सबके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि जो नुकसान इस वक्त कराची के लोअर मिडिल क्लास का हुआ है, देखिए मिडिल क्लास और अमीर लोग सह जाएंगे जी। उन्होंने टीवी कैश पे खरीदा था, उन्होंने फ्रिज कैश पे खरीदा था, उन्होंने वॉशिंग मशीन कैश पे खरीदी थी, उन्होंने अपनी बेटी का जहेज संभाल के नहीं रखा था। गरीब आदमी बेटी के पैदा होने वाले दिन से जहेज जमा करना शुरू करता है, सब कुछ बह गया, सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, उसके अपने घर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तबाह हो गए। अब वो दोबारा किस्तों पे चीजें ले पाएगा? नहीं, आपने उसको 70 साल पीछे धकेल दिया। अफसोस ये है कि गरीबों के लिए 1 रुपए की भी ग्रांट का ऐलान नहीं किया गया। कि तुम्हारे टीवी जल गए, तुम्हारे फ्रिज जल गए, तुम्हारे बच्चे की पढ़ने की टेबल तबाह हो गई, तुम्हारा वो सड़ा हुआ सोफा तबाह हो गया, तुम्हारा वो सड़ा हुआ बिस्तर तबाह हो गया, नहीं हमें तुम्हारा ख्याल नहीं, तुम गरीब हो। तो यहाँ तो गरीबों के साथ ही हो रहा है, झुग्गियों वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। इस पे अलमिया ये भी ज़फर साहब कि हमने देखा है कि यहाँ पे मैं जैसे बात भी करूंगा आपसे कि सिंध में कोई रेस्क्यू सर्विस ही 1122 इस तरह की कुछ सर्विस ही नहीं है जिसमें आप ही जैसी तंजीमें जो आगे निकल रही हैं, इस पर आप सोल्यूशन भी क्या देते हैं ये भी बात करेंगे, और इन पर्टिकुलर कुछ इलाकों का जिक्र भी होगा। कोशिश करेंगे कि हम जो बिजली का मसला है इस पर भी कवर कर सकें। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन हक़ाइक़ जिनसे पर्दा उठा रहे हैं। रेस्क्यू सर्विसेज की बात हो रही थी, इससे पहले कि हम आएँ इस तरफ के जो DHA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो क्या सोच रही है और वहाँ के मसाइल के हल को लेकर। पूरे शहर में बदतरीन हाल है इस वक्त। अगर आपको बताएं सुरजानी टाउन अभी तक पानी भरा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बहुत से इलाकों में जहाँ कीचड़ जमा हो चुकी है, उस कीचड़ जमा हो जाने से जो बीमारियां फूटेंगी उसके बारे में कोई सोचने वाला भी नहीं है इस वक्त, क्योंकि अभी तक हम कोरोना तो कर रहे थे, लेकिन अब बारिश हो रहा है। जो इन बारिशों के बाद बीमारियां फूटेंगी इस बारे में ना कोई तैयारी है, ना कोई प्रिकॉशंस हैं। जहाँ पानी खड़ा हुआ है, जहाँ कीचड़ जमा है, जहाँ से पानी उड़ भी गया है, तो पानी या तो खुद बह गया है या उड़ गया है या हुकूमत ने उठाया, वहाँ पर इस वक्त बीमारियां फूटने का खदशा मौजूद है, जिस बारे में हुकूमत की तवज्जो है या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी तरह से हमने देखा है कि शहरी मायूसी का शिकार हो चुके हैं, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं जिस तरह बता रहा था कि वो या तो पोश इलाकों के शहरी हों या किसी और इलाके के आम इलाकों, हर शहरी इस वक्त, मैं बतौर एक आम शहरी इस वक्त मायूस हो चुका हूँ। इस शहर का कोई पुरसाने हाल नज़र नहीं आता, कोई प्लान सुनने में अच्छा नहीं लगता, किसी किस्म की कोई अज़म का इजहार भी अच्छा नहीं लगता। आपको बताते हैं जफर बाद साहब, ये इससे पहले कि हम आगे भी बढ़ें, ये आप जो रेस्क्यू सर्विसेज की बात हो रही थी सर, ये 222 पूरे जैसे पंजाब में है और शहरों में भी है, यहाँ शहर में क्यों नहीं है? 2.5 करोड़ आबादी, 3 करोड़ आबादी का शहर है कराची। यहाँ एक फायर ब्रिगेड है, उसका भी पता नहीं, उनको कहते हैं तनख्वाह नहीं मिली, कहता है इनके पास इक्विपमेंट नहीं है। ये एक रेस्क्यू सर्विसेज कन्वर्ज करके कोऑर्डिनेटेड क्यों नहीं है यहाँ पर? सर लाजमी बात है, कराची को नोच के खाना है और सबने नोच के खाना है। वो शहर जो 70% से ऊपर रेवेन्यू देता हो, जिसकी आबादी लगभग 4.5 करोड़ हो, अभी कराची रजिस्ट्री में पाकिस्तान ने बोला ये बात कि 3.5 करोड़ आबादी, तो 3.5 करोड़ आबादी पे अगर बात की जाए तो शहर के साथ जुल्म देखिए कि पिछले 30 सालों से ना एक अस्पताल दे सके हैं, ये फायर ब्रिगेड कहाँ से देंगे, इनके पास एम्बुलेंसें कौन सी हैं, इनके पास कोई सिस्टम भी तो नहीं है। क्या चीज है? मैंने अभी वीडियो बनाई आज से 6 महीने पहले, फायर ब्रिगेड अल मुस्तफा में गया, एक गाड़ी खड़ी है, बाकी सब गाड़ियां खराब खड़ी हैं, करोड़ों रुपए मालियत की, कोई पूछने वाला नहीं है। वहां का स्टाफ आ गया, बोला मैं 4 महीने से तनख्वाही नहीं दी है, 5 महीने तनख्वाही नहीं दी है। जब किसी बिल्डिंग में आग लगती है, वो 1 फ्लोर से 2 फ्लोर, 2 फ्लोर से पूरी बिल्डिंग, और फिर मालूम होता है जी फैक्ट्री के अंदर सारे लोग जल के मर गए, क्योंकि वो कराची के रहने वाले हैं, इसलिए वो इंसान नहीं है। वो जल के मर जाए, वो भूखे मर जाए, उनके पास जो भी प्रॉब्लम आ जाए। दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होता है कि जरा सी बारिश में घरों में पानी भर जाए? कोई एक शख्स तो जिम्मेदार होगा। किसी ने क्यों नहीं देखा ये लाइनें ब्लॉक थी, चौक थी? किसी ने नाले क्यों नहीं देखे? किसी ने ये क्यों नहीं पूछा कि बरसाती नालों के अंदर गटर का पानी क्यों गिराया जा रहा है? किसी ने क्यों नहीं पूछा बरसाती नालों के अंदर? जफर साहब हमारे साथ जी, मैंने कहा इजाजत दें, फैसल ईदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जफर अब्बास और फैसल ईदी साहब दोनों प्रोग्राम में साथ मौजूद है। फैसल ईदी साहब, खारा दर की भी हाल देखिए, आपके अपने घर का पहले मुझे बताएं, क्योंकि वहां पर पानी खड़ा हुआ है, क्या वो निकला 5वें दिन? क्या आपको लग रहा है कि उस इलाके में मामूलात जिंदगी वापस बहाल हुए नहीं हुए अभी तक?
नहीं, अभी तक जो है वो पानी खड़ा हुआ है हमारी गली के अंदर भी और पूरे खारादर के अंदर जो है वो पानी खड़ा हुआ है और पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब काफी कम हो गया है, उम्मीद है कल तक जो है वो निकल जाएगा। इसमें जो है वो डीएमसी भी काम कर रही है, वाटर बोर्ड भी काम कर रहा है, फौज भी जो है वो भी आई हुई है, सिंध गवर्नमेंट के भी लोग आए हुए हैं, वो सब काम कर रहे हैं। ऑफिसर साहब ये मुझे बताएं क्योंकि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये हमने भी जेडीसी के जफर अब्बास साहब से भी पूछ रहे हैं, आपको किन ईदी रजाकारों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है इन तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस के अंदर? हमें वैसे तो बड़े पैमाने पे था ये तबाही, बहुत बड़े पैमाने पे थी। इसमें जो है वो हमने जो मुमकिन हो सका हमसे की, लेकिन हर जगह हम भी नहीं पहुंच सके लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि हमारी अपनी भी एम्बुलेंस सर्विस जो है वो पानी की वजह से बंद हो गई थी और इवन डीजल गाड़ियां जो बड़ी गाड़ियां थी वो तक भी जो है वो डाउन होकर बंद हो गई थी। और दूसरा एक बड़ा इशू ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो है वो हमसे पिछले 3 सालों में 12 करोड़ रुपया टैक्स दिया है। अगर वो वापस करें ना तो हम अपना इक्विपमेंट बढ़ा भी सकते हैं और जो है वो हमें काफी मदद होगी। तो आपने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट की है क्योंकि आपकी मुलाकात भी हुई थी, आपने आला हुकाम को बताया? जी बिल्कुल, हमने लेटर कई दफा लिखे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखे हैं, सदर को भी लिखे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को भी लिखे हैं, FPR को भी लिखे हैं, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और हमारी एक एम्बुलेंस जो है वो जब्त, हमारी एक गाड़ी जो है 4x4 वो जब्त हुई है कस्टम में पिछले दिनों, तो उसका भी हमें बहुत दुख था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने हमें इजाज़त नहीं दी उसको निकालने की। और हमें इस बारिशों में जो है वो कच्चे के इलाकों में ये जो दादू के अंदर जो सैलाब आया था उसमें हमें 4x4 गाड़ियों की शदीद किल्लत महसूस हुई और हम लोगों की वो तरीके से मदद नहीं कर पाए जिस तरीके से हम हमेशा से करते थे। अगर ये हमारी मदद करते जी साहब, ये बड़ा अलमनाक बात है जो आप बता रहे हैं कि आपको 12 करोड़ रुपए के टैक्सेस जो आपने दिए हैं वापस नहीं किया, जिसकी वजह से आप अपनी फाइनेंसिंग या जो भी आपकी मामलात हैं वो मुतासर हो रहे हैं। और मैं हैरान हूँ इस बात पे कि वफाकी हुकूमत जब आप सब लोगों को मुतल्ला कर रहे हैं उसके बावजूद कोई आपको एक्शन नहीं हुआ, पैसे फंसे हुए अभी तक आपका काम मुतासिर हो रहा है। ये क्या आपको विक्टिमाइज किया जा रहा है, क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा दुख हमें जो है वो हमारी 4x4 एम्बुलेंस जब्त की है अभी कस्टम ने। अच्छा, उस पर भी हुआ, कभी कस्टम हुकाम ने हमें बुलवाया था तो उन्होंने कहा कि हम तो कानून के हिसाब से चल रहे हैं। मैंने उनको यही कहा कि हमें आपसे शिकायत नहीं, हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से शिकायत है कि वहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं है। हमें पता नहीं क्या करना पड़ेगा उनको सुनवाने के लिए कि हमें वो सुनना ही नहीं चाहते, पता नहीं क्या इश्यूज हैं। हम शायद हम सनतकार नहीं हैं, हम सेठ नहीं हैं, हम शायद खादिम हैं, जो है वो हम इस अपने आप को दर्जे में रखते ही नहीं है सरमाएदारों के, तो शायद वो पता नहीं क्यों नहीं सुनना चाहते हैं। सही। ऑफिसर साहब ये मुझे बताएं कि जो निज़ाम था पहले कि पानी निकालने के एजेक्टिव्स वगैरह, अब तो ये पानी आता है खड़ा हो जाता है, 5 दिन तक आप डूब गए, सब डूब गए। जिस तरह अभी जफर साहब भी बता रहे थे कि लोगों ने जमा पूंजी थी, किसी ने अपना जहेज जमा किया बेटी का, किसी का कोई सामान है जो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो ये होता रहेगा क्या? इसका मतलब ये इन्होंने भेज दिए, क्या किया इन्होंने? जी आपके इलाके का क्या था? जी हमारे इलाके की मैं आपको बात बताता हूँ। हमारे इलाके में 3 पंपिंग स्टेशन थे, 2 पंपिंग स्टेशन बंद कर दिए गए बजट ना होने की वजह से, और 1 पंपिंग स्टेशन को आधा बेच दिया गया नेमतुल्लाह के दौर में, ताकि जो है ना KMC को पैसा मिले। हालांकि ये एम्यूनिटी प्लॉट है, इसको नहीं बिकना चाहिए था। हमने केस किया, 15 सालों से हम अदालत में जा रहे हैं। जज ने ईडी साहब और कावस जी के खिलाफ फैसला दिया और उनको पेनल्टी की। फिर हम अपील में गए, जज तक पता नहीं क्यों हमारे ऐसे हैं कि नहीं, लेकिन फैसल साहब ये आपने जो उस पर किया, तो आपके एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का मसला, दूसरा जब आप बता रहे हैं कि ये इजेक्टर्स वाला मसला, पंपिंग स्टेशन बंद हो गए। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना है इस वक्त, ब्रेक के बाद हम इस बात को जोड़ते हैं यहाँ से। आफ्टर वेरी बेनकाब में हम अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जो हुए हैं शहर कराची में, से बात हो रही है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवाल। शहर का अभी भी बुरा हाल है, 5 दिन गुजर जाने के बावजूद भी मामूलात ज़िंदगी ताहाल बहाल नहीं हो सके। आप सुन रहे हैं फैसल ईदी साहब, जफर अब्बास साहब, दोनों मौजूद शख्सियात हैं। ये वो लोग हैं जो कि ऑन द फ्रंट रहे जब हमारी वफाकी, हमारी सूबाई, हमारी मुकामी हुकूमतें हमें नज़र आई भी तो कोई इक्का दुक्का नज़र आई, लेकिन ये वो लोग हैं जो कफन का इंतज़ाम करना हो, खाने पीने का इंतज़ाम करना हो, लोगों को रेस्क्यू करना हो, तो ईदी फाउंडेशन हो, GDC हो, सैलानी हो, अलखिदमत हो, ये तमाम हमें तंजीमें नज़र आती हैं शहर में। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त मुंतखब रुकन है सिंध असम्बली के, शहजाद कुरैशी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं DHA से। शहजाद कुरैशी साहब, आपका बहुत वक्त दिया, आपने ज्वाइन किया है। जफर अब्बास साहब के साथ हैं, फैसल साहब के साथ। शहजाद, ये मुझे बताएं, क्योंकि सवाल ये है कि आपकी जो उस वक्त आपने मुतालबा भी ऑडिट का किया है, ये DHA और CBC के खिलाफ आज एहतजाज हो रहा है, ये इवेंचुअली तो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है ना सर?
शहजाद साहब, तो आप लोग क्यों नहीं फेडरल गवर्नमेंट से कोई नोटिस दिलवाते? देखिए, आपको ये बताया कि सब जो आपका आवाज आ रही है? जी जी शाह साहब, आ रही है बस। ये जो स्पेल आया बारिशों का, ये बहुत ही शदीद तरीन था। तो पूरा कराची डिस्टर्ब हुआ, इसमें क्लिफ्टन और डिफेंस भी डिस्टर्ब हुआ। और क्लिफ्टन डिफेंस के अंदर सोने पे सुहागा ये हुआ कि वहाँ पर केई ने भी बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर लिए, और जो तकलीफ बिजली और पानी, ये सारी चीजों का उनको बर्दाश्त करना पड़ा। हमने पहले भी ये आवाज उठाई थी, अभी भी हम आवाज उठा रहे हैं। केई भी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, नेपा के अंडर में आता है, हमें यही सुनने को मिलता है। इसी तरह जैसे आपने कहा DHA और CBC भी आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब CBC और DHA ऑन बोर्ड है, हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और आप कल से आज तक आप देखें काफी हद तक बेहतरी आ चुकी है। लेकिन अब हमें मुस्तकिल हल निकालना है, सिर्फ DHA क्लिफ्टन का ही नहीं, पूरे कराची का निकालना है। कराची ने जो सफर किया है, या कराची जिस तरह से डूबा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, तो अब मेरा ख्याल है जो कमेटी बनाई गई है फेडरल और सूबाई गवर्नमेंट की, अब इनको हंगामी बुनियादों पे ऐसे काम करने हैं जो कि इस शहर के लोगों को रिलीफ दे सकें। लेकिन शाह साहब मुझे बताइए कि आप ये जो कह रहे हैं कि एक मुस्तकिल हल है, वो बहुत अच्छी बात है। हम सुनते हैं बारिश हुई, हमने सुना मुस्तकिल हल की बात है, फिर बारिश खत्म होती है, सब भूल जाते हैं मुस्तकिल हल को, फिर कोई नया मसला आ जाता है, कोई सियासी कोई और इशू। कभी भी नहीं भूले जी, हम कभी भी नहीं भूले। आपने डिसैलिनेशन प्लांट्स की बात की थी फॉर DHA, एनजीओ सारी मौजूद थी, नो डाउट दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। लेकिन हम भी 4 दिन से अपना घर बार छोड़ के उसी आवाम के दरमियान आप रिप्रेजेंटेटिव से बिल्कुल आगे हैं, हमने भी किया, हालांकि हम इदारा नहीं है जी। मैं सिर्फ सूबाई हुकूमतों, वफाकी हुकूमतों की बात कर रहा था शाह साहब के एज अ गवर्नमेंट जैसे कहते हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपको होना भी चाहिए था, या आपने कोई वो तो नहीं किया, लेकिन आपको होना चाहिए था बाहर, आपको लोगों ने वोट दिया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, मुकामी हुकूमत है जी, वो नहीं आए तो ये थोड़ा दुख की बात होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल सही कह रहा, हमें होना चाहिए था, और हमें फ्रंटलाइन सोल्जर का किरदार अदा करना चाहिए था, और हमने हमेशा किया है। लेकिन एटलीस्ट आप इसको ये चीज को ना बोले, हम कौन है, हम भी तो फेडरल नुमाइंदे हैं, हम भी तो फेडरल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम नहीं तो फिर आप तो सर, अगर शाह साहब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाकई में, क्योंकि आप इलेक्टेड MP तो हैं, अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन के इलेक्ट्रिक को भी फिर अगर आप वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं, बिल्कुल आपकी पार्टी है जो हुकूमत में है इस वक्त, तो फिर आप शाह साहब के इलेक्ट्रिक के दफ्तर गए, आपने उनको बोला कि लाइट खोलो यहाँ की, उन्होंने 5 दिन क्यों लगा दिए? जब आप वफाकी हुकूमत हैं और आपके अंडर है के इलेक्ट्रिक, तो फिर आप बोले उनको उसी वक्त लाइट खोलो या उसी वक्त पानी निकालो DHA को, 5 दिन क्यों लग गए इस अमल में? बहुत अच्छी आपने बात बोली कि सब स्टेशन कोई टेक्निकल उन्होंने जो चीजें बताई कि नम हो जाती है, पानी चला जाता है, निकालने के बाद भी काफी देर लगती है, बहुत सारे टेक्निकल रीजन दिए। हमने उससे भी मुतालबा किया, हम अपनी फेडरल गवर्नमेंट से भी हमने मुतालबा किया कि जल्द से जल्द इनका रुख सीधा करें, इनको डायरेक्शन दें, क्योंकि जितनी अजियत में, एक तो बारिश अजियत, ऊपर से फिर ये बिजली बंद कर देते हैं। देखिए आप ये तो कहीं कह ही नहीं सकते। आज तक मुझे बता दें किसी फेडरल हुकूमत के नुमाइंदों ने फेडरल गवर्नमेंट ही के जो नेपरा के तहत इदारा होता है उसके खिलाफ मुजाहरा किया। आप हमें सारी शाह साहब आपको वोट मुजाहिरों के लिए तो नहीं दिया ना शाह साहब, हम देखें आप अगर वोट आप फेडरल हुकूमत में आए हैं तो दिस इज नॉट फॉर प्रोटेस्ट, आप अपोजिशन से तो बाहर आ गए ना, तो सिर्फ प्रोटेस्ट तो नहीं, अब आपको एक्शन लेना है ना अगेंस्ट अगर कोई हो रहा है और शहर से आपको मैंडेट मिला है तो यू हैव टू टेक एक्शन, प्रोटेस्ट नहीं करना है जी। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि जब कोई एक्शन नहीं होगा तो ये जमहूरियत का हुस्न है ना कि हम अपनी जो आला क़यादत है उस तक ये बात पहुंचाएं। हम वो तो नहीं है ना माजरत के साथ कि हाँ में हाँ मिलाएं और बोले एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ अच्छा है। आप इस चीज को तो अप्रिशिएट करें कम से कम कि हम ही थे ना, आज हम मेरी रिकॉर्डिंग ही चला रहे हैं, कल एहतजाज भी हमारे MPs MLAs ने ही किया था, तो इस चीज को कम से कम अप्रिशिएट तो करें ना। चलिए आपने एहतजाज किया, बड़ी अच्छी बात है शाह साहब, वहाँ के शहरी वहाँ के जो इस वक्त नुमाइंदगान है वो भी आप सामने इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, ठीक है, आप अमली तौर पे नजर भी है, मैंने अभी आपकी वीडियो भी देखी, चले आप थे। लेकिन मुझे अब ये कि मुस्तकिल हल की बात है, जफर अब्बास साहब, ये मुस्तकिल हल का जो लफ्ज है आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा सुन चुके हैं हम लोग, और अब ये सुन के हम भी तंग आ गए कि मुस्तकिल हल और हर साल ये होता है, फिर हम कहते हैं मुस्तकिल हल। जफर अब्बास साहब, असल में बात ये है कि कराची पे किसी को इंटरेस्ट तो है नहीं। अगर किसी को इंटरेस्ट है और वो समझता है कि इस शहर की जिम्मेदारी थी हमारी कि हमने शहर को सही करना था, बनाना था, लोगों ने मुंतखब किया था, हम ये नहीं कर पाए तो रिजाइन दे देते भाई। किसी एक शख्स ने पिछले 20 दिनों में कराची में ना रिजाइन दिया ना किसी को टर्मिनेट किया गया है, यानी कि कोई किसी के ऊपर जिम्मेदारी डालने को तैयार ही नहीं है, सबके पास एक दूसरे की गोटे हैं। अच्छा, जहां तक अभी भाई ने बात की वफाक और सूबों का कोऑर्डिनेशन हो गया है, सही है, इमरजेंसी नाफिज कीजिए,
इमरजेंसी नाफिज कीजिए, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक बोर्ड बना दीजिए, उसको कराची दे दीजिए। ना सिर्फ कराची चलाएगा बल्कि वो आपको अरबों खरबों रुपए देगा। लेकिन बात यह है कि इससे कराची साफ हो जाएगा, कराची के मामला समझ जाएंगे, कराची को संभलने देना नहीं है। आप देखें, मैंने अभी 2 दिन पहले भी एक टीवी प्रोग्राम में बात बोली कि हुक्मरानों का कमाल देखिए, इन्होंने पुल के इस पार और उस पार वाला जो एक फर्क था, जो एक महरूमी थी, इन्होंने वो भी खत्म कर दिया। एक बेचारा जिसने 7 लाख रुपए का घर लिया है उसका, और जिसने 7 करोड़ की कोठी ली थी, दोनों को बराबर कर दिया, सेम तरीके से जलील किया गया है। बात यह है कि ये सारी बातों का कोई तो जिम्मेदार है। या मैं इस वक्त इतने बड़े टीवी चैनल पे बैठा हूं, मैं ऐसे ही आपसे कह रहा हूं, भाई आप बताएं ना, आप एंकर है, कोई जिम्मेदार होगा? किसी एक ने जिम्मेदारी कबूल की, किसी एक को टर्मिनेट किया गया, किसी एक ने रिजाइन दिया? भाई बात ये, सबको आ रहे हैं मजे। आप देखें ना, हमने बड़ी से बड़ी आफत में क्या देखा, रोडों के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स आ रहे हैं, वीडियो बनाई जा रही है कारों के अंदर बैठ के। हमारी कार तो उस पानी में जा रही है, बंद हो जाती है, इनकी कार क्यों नहीं बंद हो रही? क्योंकि इनकी कारें अरबों रुपए की हैं। इनका क्या ताल्लुक भाई? बात ये कि इधर आवाम को तो इंसान समझा ही नहीं जा रहा ना, आवाम के साथ तो वो खेल हो रहा है। आज इस वक्त 5वां दिन है, नए नाजमाबाद वाले सर पकड़ के बैठे हुए, पहाड़ों का सारा पानी उतर रहा है। अच्छा, वो जमीन कैसे, किसने अलाउड की, किसने ओके किया? वो पहाड़ क्यों काटे गए, क्यों डायनामाइट से उड़ाए गए जो पानी का रुख चेंज करते थे? बात ये कि सिस्टम का सिस्टम, चाहे आप केडीए की बात करें, केएमसी की बात करें, एसबीसीए की बात करें, किसी की भी बात करें, वो इदारे जो आज अपने स्टाफ को तनख्वाही नहीं दे पा रहे, 8-8 महीने से पेंशन नहीं दे पा रहे, उन इदारों में एक नक्शा पास कराने के लिए करोड़ों रुपए रिश्वत दी जाती है। एक दिन में अरबों रुपए का वहां बाजार सकता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि पैसा आगे ऊपर से नीचे और आगे से पीछे सबको जा रहा है। शहर को तबाह बर्बाद करके फेंक दिया गया है, शहर को कोई पूछने वाला नहीं है, शहर में ट्रांसपोर्ट नाम की चीज नहीं है। आप तो सब्जेक्ट पे बात भी कर रहे हैं अभी कि 4 दिन से अंधेरा क्यों है, 12 दिन से, मैं तो बोल भी नहीं सकता, मुझ पे पाबंदी है, 1 साल हो गया है मुझ पे पाबंदी लगी हुई है। जरा सा बोलता हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ जाता है मेरे पास, भाई मैं तो अदालतों को मानने का पाबंद हूं। क्योंकि फैसल साहब साथ है, मैं इससे पहले कि ब्रेक हो, फैसल ईदी साहब, मुस्तकिल हल है या फिर ये सिर्फ ऐसी बयानबाजियां चलती रहेंगी कि हमने प्लान ढूंढ लिया है, प्लान कर लिया, सिंध गवर्नमेंट भी कह रही है एक प्लान है, वफाक भी कह रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, ये है या कुछ ऐसी अल्फाज हैं? देखिए, मुस्तकिल हल सबको बैठ के अब करना पड़ेगा। ये कराची शहर को पिछले 30-40 सालों से जो है वो अहमियत नहीं दी गई, इसको लूटा गया, इसको जो है वो जिसका मौका मिला जो है वो इसने यहाँ से कमाया है। कराची को प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो सिर्फ 1 अरब रुपया मिलता है। चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो कहते हैं कि बम्बई 55 अरब रुपए टैक्स वसूल करता है प्रॉपर्टी का, जो कि खुद उसके अपने ऊपर खर्च करता है, उसी का बजट होता है ये। और इंडिया के 55 अरब 110 अरब पाकिस्तानी होते हैं। हम 100 गुना पीछे हैं बम्बई से। हमें काम करना होगा, यहाँ के टैक्सेशन निजाम को देखना होगा कि क्यों हमारे अमीर तबके के लोग जो है वो हमें टैक्स नहीं देते हैं, कराची के उमरा जो है वो क्यों टैक्स नहीं देते हैं, जिसकी वजह से सारे इदारे यहाँ पे तबाह हैं, बर्बाद है। एग्जैक्टली, राइटली पॉइंट आउट। और मैं इस वक्त एक कंक्लूजन की तरफ जाऊँ प्रोग्राम के, इससे कबल के बाद आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। इस ब्रेक के बाद आते हैं, कंक्लूड करते हैं इस प्रोग्राम को, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। शहरी कराची के सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, जिस तरह का नुकसान हुआ है, जिस तरह की तबाही हुई है, बाज़ इलाकों में तो ऐसा मंजर है जैसे ज़लज़ला आया है इस वक्त। ऐसी सूरत हाल में अब हुकूमत को फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत भी है। फॉर्चुनेटली अब कहा जा रहा है, बयानात ऐसे हैं कि शायद वफाक और सिंध हुकूमत मिलकर किसी तरफ बढ़ सकेंगे। देखते हैं जी कि कब अमल दरामद होता है, कहीं ये मसला भी पसे पुष्ट ना चला जाए और कुछ दिनों की बारिश के बाद, यानी बारिश जब थम जाए, फिर मामला भूल जाएं, नॉर्मल जिंदगी शुरू हो, फिर वही पॉलिटिक्स और पॉइंट स्कोरिंग स्टार्ट हो जाए। कराची उम्मीद रखते हैं कि वफाक और सिंध हुकूमत इस मसले का मुस्तकिल हल ढूंढकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो भी बनता है, इस पर मिलकर अमल दरामद करेंगे। इसी नोट पर वाइंड अप करते हुए आपका फीडबैक जो कि हमें मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।